भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। मिलिए कला जगत की प्रख्यात विभूतियों से और जानिए उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये लॉकडाउन का दौर है, हम सभी का जीवन बिल्कुल स्थिर बना हुआ है। ऐसे दौर में भारतेंदु नाट्य अकादमी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। पहल का नाम है रंग समागम 2020। इस पहल में भारतेंदु नाट्य अकादमी आपको ऐसे लोगों से उनकी जीवनी से परिचित कराने आई है जिन्होंने अपने अभिनय कला के माध्यम से एक विशेष मुकाम हासिल किया है। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही उम्दा अभिनेता हैं, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से ताल्लुक रखने वाले, जिन्होंने मुंबई तक की एक बेहद रोचक यात्रा तय की, सारे हिंदुस्तानियों के दिल में जगह बनाई, 600 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। एक ऐसे अभिनेता जिन्हें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब ने सुपरस्टार के खिताब से नवाजा। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में अभिनय करके एक विशेष रिकॉर्ड बनाया है। एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने सिने जगत से संसद तक की यात्रा तय की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के बॉलीवुड के सुपरस्टार रवि किशन साहब की। रवि किशन जी आज हमारे बीच में हैं। स्वागत है सर आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस कार्यक्रम रंग समागम में। मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी के इस रंग समागम के द्वारा, इसके माध्यम से आप सभी कलाकारों को, हर विधा के कलाकारों को प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। स्वागत है सर, बहुत धन्यवाद। सर, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह सपरिवार स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा है। बहुत चिंता से ये देश गुजर रहा है, लेकिन चूँकि मैं अब मानवता की सेवा में उतरा हूँ तो मुझे बाहर भी आना पड़ा, रेलवे स्टेशन भी जाना पड़ा, अनाज वितरण भी करना पड़ा और बहुत सारी सेवाओं में चूँकि अपनी सुरक्षा को भी मैंने गौर नहीं किया, चूँकि ये रिस्क है बहुत। गोरखपुर में इस वक्त जहाँ आप बैठे हैं ये मेरा कार्यालय और आवास है, तो यहाँ पर भी अब काफ़ी मात्रा में लोग पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। रिस्क काफ़ी है। हमको मुख्यमंत्री जी का भी आदेश निर्देश आया, प्रधानमंत्री जी का भी आया कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, आवास से भी ना निकलें। क्षेत्र है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ आ रही जा रही है, संभाल के सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फेस पे मास्क, कवर, गमछा लगाना, हाथ धोना, ये सब बताते हुए कार्य भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जीवन है, इसको चलना है। सुरक्षा से आपको आगे बढ़ना है। लॉकडाउन अब खुलने की कगार पर है, खुल भी चुका है जी जी, लेकिन सुरक्षा तो सबको अपने आप को सुरक्षित रह के ही रहेगा। कोरोना वायरस रहेगा, लंबा रहेगा। जी जी जी। सर, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जनपद जौनपुर, वहाँ एक छोटा सा बच्चा और उस बच्चे की आंखों में पलते हुए बड़े सपने। पहली बार रंगमंच से आपका सामना वहाँ हुआ। कुछ स्मृतियाँ सर, अगर बचपन के दिनों की रंगमंच से जो जुड़ी हुई हैं, अगर साझा कर सकते। मेरे जहन में जहाँ तक ऐसा लगता है, चूँकि देश के मैं सारे बड़े डायरेक्टरों के साथ भाग्यशाली रहा काम करिए। कलाकार जब पैदा होता है तो विधि विधान, भाग्य, ईश्वर उसके जीवन में लिख देता कि तुम बनोगे। हमको पता ही नहीं था। हम लोग चूँकि मैं पुजारी का बेटा, और ये कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगा। एक माहौल था, रामलीला का माहौल चलता था, जो एक कमज़ोर तरीके से जो होता है, बगैर कोई अभाव में बनता है वहाँ पे गांव देहात में। तो वहाँ पर एक दिन नहीं थे, एक किरदार नहीं था, तो वो किरदार में हमको थोड़ा शार्प नए नक्श थे हमारे, खोजा गया। कुछ रोल बचे नहीं थे, तो सीता जी का रोल था और मैंने उसको हाँ कहा। और माँ की साड़ी लेके, एक जो गांव में होता है कि इमामी बाम आता था, वो लाली पाउडर सफ़ेद एकदम चेहरा कर जी जी जी, उसमें कर के वो भी समझ में नहीं आया कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मालूम तो कुछ होता नहीं। फिर संगीत बजे तो पैर थिरकने लगे, फिर नाचने लगे, फिर अमिताभ बच्चन अच्छे लगने लगे, मिथुन चक्रवर्ती अच्छे लगने लगे। समझ में नहीं आता था ये लोग क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्यों उनके डायलॉग्स
मन को भा रहे हैं। जी जी। क्यों इन लोगों की बातों से अच्छा लग रहा है, क्यों ये नाचते हैं तो अच्छा लगता है, और क्यों मैं वैसे नाचने लगा, फिर कपड़े अलग पहनने लगा। जैसे मिलता था उसको, पैंट मिलती थी तो उसको मोड़ देता था, कुछ अजीब अजीब हरकतें करता था। तो पिताजी को बड़ा बुरा भी लगा, उन्होंने बहुत मारा भी हमको कि नचनिया बन बे। हम लोग के यहाँ इसको, चूँकि अब ये बात हो गई काफ़ी साल पुरानी, जी जी। उस वक्त सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत अछूता माना जाता था, और कलाकार मतलब, और वो भी एक ब्राह्मण के घर में एक पुजारी का बेटा अगर ऐसे सब करे तो उसको बहुत पाप माना जाता था। मेरे पिताजी को ऐसा लगता था कि ये गलत लाइन है, ये गलत जगह है। उनको पता ही नहीं था, ना हमको पता था कि हम, ईश्वर ने कुछ और रचना रची है, महादेव ने हमारी, और हमको देश में विश्व में पूरा लोग जानने लगेंगे, और हमारी कला की चर्चा होगी, और हमें अनगिनत अवार्ड्स मिलेंगे, और मैं देश के सारे बड़े डायरेक्टर हमारे साथ काम करने के लिए चाह रखेंगे, या सिनेमा के दर्शक हमसे कभी बोर नहीं होंगे, और वो रवि किशन पर्दे पे आएंगे और आनंद देंगे। एक वो स्टैम्प लग गया, और वो एक महादेव की कृपा है कि 100% गारंटी हो गई कि रवि आएंगे तो रवि आपको आनंद ज़रूर देंगे। सर, आपको जो पहला ब्रेक मिला मुंबई में, उसमें किसने निर्णायक भूमिका निभाई? मुझे लगता है सब डेस्टिनी है, डेस्टाइन है। ईश्वर पहले से रोड मैप तैयार करता है, और फिर आपको हाँ, आपका खाली कार्य बनता है कि आप उस पर कैसे चलते हैं आत्मविश्वास के साथ, और कैसे अपने फिर जब पढ़ने लगे, जानने लगे, लंबी यात्रा, फिर मुंबई में एक मित्र ने मदद की, रोहित शेट्टी जो बड़े डायरेक्टर, उनके भाई हृदय शेट्टी, उन्होंने एक पीताम्बर फिल्म दिलवाई। छोटी फिल्म थी, फिल्म वो पिट गई, हीरो थे हम उसमें। तुरंत फिर मैं स्ट्रगल करने लगा। एक फ़ोटो थी हमारी, बहुत कमज़ोर सी फ़ोटो, वही लेके दिन रात भटकने लगा मुंबई में। जी। और एक फिल्म और मिली, एक काजोल के साथ, उधार की ज़िंदगी, 1992 में। 91 में पीताम्बर मिली, 92 में उधार की ज़िंदगी मिली। फिर वो फिल्म अच्छी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं, फिर भागने लगे। फिर अक्षय कुमार के साथ फिल्म की, अक्षय हमारे साथ नए नए, वो भी उसी दौर आए थे। ज़ख्मी दिल एक फिल्म किए, फिर मिथुन के साथ किए। फिर 94 में मिली श्रीदेवी शाहरुख खान के साथ आर्मी फिल्म। सर, नसीर साहब से आपके बड़े अच्छे ताल्लुक़ हैं। मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि वो आपको नियमित कुछ न कुछ सलाह देते रहते थे। संघर्ष के दिनों में आपका उत्साहवर्धन करते रहते थे। अगर उसके बारे में आप कुछ बता सकें। मतलब स्ट्रगल चल ही रहा था, ख़त्म हो नहीं रहा था, लेकिन काम मिलने लगा, सीखने लगा, पढ़ने लगा, सिनेमा देखने लगा, किताबें पढ़ने लगा, बायोग्राफीज़ पढ़ने लगा, नाटक वगैरह, रंगमंच के सब बड़े बड़े प्लेस देखने जाता था, सारे रंगमंच के कलाकारों को पढ़ता था। लोग मुंबई में, पहले बम्बई हुआ करता था, मित्र बने हमारे। जी। पृथ्वी थिएटर ज़्यादा जाता था। ज़्यादा कलाकार मुझे रंगमंच के बड़े भाते थे। मनोज बाजपेयी हमारे दोस्त हो गए थे। जी। संजय मिश्रा, मनोज बाजपेयी, ये सब मेरे, इरफान खान जब जीवित थे, ये सारे हमारे मित्र बनने लगे। उस ज़माने में हम लोग सब एक ग्रुप हुआ करता था, और एक मन के लोग थे, एक मन के विचार था, एक मन की एक्टिंग थी। हम लोग रियलिस्टिक एक्टिंग में बिलीव करते थे। नसीरुद्दीन शाह को हम लोग ज़्यादा फॉलो करते थे। ओमपुरी जी मेरे मित्र बने, अच्छे घनिष्ठ मित्र बन गए, वो नहीं रहे। जी। तो ऐसे सब मित्रों ने, हम इनके सानिध्य में हम बहुत कुछ सीखे, जाने, इनके विचारों से प्रभावित हुए। इन लोग जो किताबें पढ़ते थे हमको बोलते थे, फिर ये लोग जो नाटक बोलते थे, नाटक देखो, तो हम हमेशा रोज़ पृथ्वी जाते थे। मैं रोज़ एक नाटक देखता था। पृथ्वी का कोई फेस्टिवल मैं छोड़ता नहीं था। और वो नाटक देखना, नाटक समझना, इस तरह के मित्र जो रियलिस्टिक एक्टिंग करते हैं, जब इन लोगों के साथ दोस्ती हुई तो सिनेमा को देखने का नज़रिया बदल गया। मुझे डार्क फिल्में भी पसंद थी, आर्ट फिल्में, फिर श्याम बेनेगल जी की फिल्में मैं ज़्यादा देखता था। तो ये सब फिल्में रहीं। सत्यजीत रे की किताबें, बायोग्राफीज़ पढ़ी हमने। बहुत सारे एक्टरों की बायोग्राफीज़ पढ़ी, उनके जीवन की कहानी। मिथुन चक्रवर्ती अच्छे दोस्त हो गए, वो भी बड़े उम्दा कलाकार। तो मुझे लगता है मेरे दोस्तों ने, ज़िंदगी के थपेड़ों ने, मुंबई जैसे शहर को पैदल नापना, लाइफ के साथ स्ट्रगल करना, लोग चल कर आते हैं, हम रेंग कर ऊपर आए, तो ये सब मेहनत ने हमको
बोलते हैं ना, हम सींचते गए और निखरते गए। सर वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसने आपको हिंदी सिनेमा में लोकप्रिय बनाया, जिसके बाद आपकी राह आसान होने लगी, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आपको अप्रोच करने लगे? उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें हमें। तेरे नाम फिल्म मिली 98 में, 97, 98 में, सलमान खान थे उसमें। उससे हमको देश ने बड़ा पसंद किया। वहाँ से मुझे कलाकार के रूप में ख्याति मिलने लगी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर राष्ट्रीय पुरस्कारों में नाम गया हमारा। जी जी। फिर भी चल रहा था। तब तक भोजपुरी सिनेमा का एक ऑफ़र आ गया 2001 में। जी जी जी। सैया हमार, मोहन जी प्रसाद थे बिहार के, गिरडी के। उन्होंने एक फ़िल्म ऑफ़र की कि एक फ़िल्म है सैया हमार, ये हम कर लीजिए। तो हम पता किए, वो टाइम भोजपुरी सिनेमा वगैरह बंद हो चुका था, इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, कोई फिल्में देखता नहीं था। नदिया के बाहर हमारे लास्ट सुपरस्टार कुणाल सिंह जी थे, सुजीत कुमार जी थे, लोग के बाद कुणाल जी थे, और इंडस्ट्री 12 साल से बंद थी और कोई देखता नहीं था। तो हम बोले, तो मेरी माँ ने कहा कि हमने गांव में फ़ोन किया, माँ को बोला एक ऑफ़र है भोजपुरी का, वो लोग फिल्म दे रहे हैं, करना चाहिए एज अ हीरो, तो ये ना हो कि ये फिल्म के बाद हिंदी में कोई काम ना दें। तो माँ ने कहा क्यों ना ही, चला अपने गौवा खातिर कहला, मतलब गांव देख लेगा। जी जी जी। और हमने फिल्म की, 75,000 रुपये मिले थे। उसमें हमने 25,000 रुपये एक्शन में खर्च करवा दिया, क्योंकि मैं हिंदी से इतना ट्रेंड हो चुका था, फाइट सीख लिया था, हॉर्स राइडिंग सीख लिया था, अपने आप को मैंने काफ़ी ट्रेंड कर लिया था। जुहू बीच पे जाके हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, और वो फिल्म की, वो फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, और एक भोजपुरी इंडस्ट्री को एक एडिक्शन लगा। फिर एक दूसरी फिल्म आई सैया से बाद 16 सिंगार, गोरखपुर में शूटिंग की है उसकी 2004 में। जी जी। यहाँ गोरखपुर आए थे हम। फिर देवरिया में एक पिक्चर किए, फिर कन्यादान फिल्म की। कन्यादान में पहली बार मनोज तिवारी जी को ब्रेक दिए, वो बनारस में मिले थे, हम शूटिंग कर रहे थे, तो एक गाना उनको दिए थे उसमें। जी जी। वो टाइम वो एल्बम में गाना गाते थे यहाँ। वो शुरुआत हुई, और फिर एक फिल्म कन्यादान हिट हुई। फिर पंडित जी बताई ना बिया कब हुई आई फिल्म हमारी, और पंडित जी बताई ना बिया कब हुई से एक सुपरस्टार का तमका हमको लगा। सर आपने एक फिल्म की थी मनोज वाजपेयी जी के साथ 1971। उस फिल्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ आपको छोड़ के लगभग सभी कलाकार NSDN थे। उस फिल्म का अनुभव कैसा रहा सर? 1971, इसमें सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सारे स्टूडेंट्स से करीबन 150 कलाकार थे। जी जी। रंगमंच के सिर्फ वो एकमात्र फिल्म थी जिसमें मुझे लगता है हमको छोड़ के प्रोफेशनल रंगमंच के सारे कलाकार थे। जी जी। और सारे, कुमुद मिश्रा थे, मानव कौल थे उसमें, दीपक डोबरियाल की पहली फिल्म थी वो। उत्तराखंड, वो दीपक भी नेशनल स्कूल ऑफ उत्तराखंड के लड़के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बहुत सारे बैच के लड़के थे, और वो फिल्म ने भी फिर सम्मान दिया। फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखे, फिर बहुत बड़ा दौर आया। फिर करीबन 450 भोजपुरी फिल्म कर लिया, बाकी 150 दूसरी भाषाओं में किया। जी जी। हिंदी वेब सीरीज, रियलिटी शो, फिर बिग बॉस मिला जी। वो हमारा डायलॉग पॉपुलर हुआ वहाँ से, जिंदगी झंडबा, फिर भी हम मुंडबा। तो वहाँ से फिर मणिरत्नम सर बुलाया हमको, रावण पिक्चर दिए। फिर श्याम बेनेगल जिनका मैं फ़ैन रहा, उनकी फिल्म मिली हमको। जी जी। उन्होंने 2 फिल्म दी, वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा। जी जी जी। और फिर आज मैं आपके साथ बैठा हूँ भारतेंदु के सारे कलाकारों को, और भारतेंदु का भी इतिहास है, नवाजुद्दीन, राजपाल यादव, और कौन कौन है? काफ़ी लोग हैं सर। अतुल श्रीवास्तव जी वहाँ से हैं। राजपाल यादव, नवाजुद्दीन और अतुल जी। अतुल श्रीवास्तव जी हैं। अरे ये लोगों ने इतना नाम किया, ये लोग इतने उम्दा कलाकार हैं। और भारतेंदु को मैं साधुवाद देता हूँ, इस एकेडमी को और पूरे टीचर्स को, सारे छात्रों को, सारे स्टूडेंट्स को, जो अपने आप को एक भविष्य आप लोग खोज रहे हो। और अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जी जी। ने आज भी अनाउंस किया कि अब सारा
सिनेमा का प्रोसेस का एक लैब बनेगा, थिएटर एवरी स्ट्रक्चर बनेगा। लखनऊ में हमने प्रधानमंत्री जी से को लेटर लिखा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हमको एक एफिलिएशन का एक ब्रांच यहाँ दो। तो मैं चाहूँगा भारतेंदु भी गोरखपुर में आए। तो गोरखपुर को कहा जाता है कि ईस्टर्न यूपी की का हब है, ये बहुत बड़ा सेंटर है। तो यहाँ पर आया तो सारे कलाकारों को यही बोलूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा भविष्य है। जैसे आप लोग जान रहे हो कितनी शूटिंग्स यहाँ हो रही, इतने लोग आ रहे हैं यहाँ, इतने कलाकार, हर भाषा की लोग शूटिंग हो रही। तेलुगु फिल्म भी हो रही है उत्तर प्रदेश में, तमिल भी हो रही है, भोजपुरी यहीं पर शूटिंग होती है आजकल और कहीं नहीं होती। जी। हिंदी की बड़ी बड़ी फिल्में अब उत्तर प्रदेश की मिट्टी पे हो रही। सारी कहानियाँ, वेब सीरीज़, जैसे मेरी रंगबाज वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखी, वो भी उत्तर प्रदेश के ज़मीन पर की कहानी है। बहुत सारी फिल्में, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स, भाषा हमारी अवधी भोजपुरी भाषाओं का इस्तेमाल अब सिनेमा में हो रहा है। तो आप सारे कलाकार जो अपने आप का एक भविष्य, क्योंकि इससे सुंदर इंडस्ट्री पूरे विश्व में कोई नहीं है जी। जहाँ पर आपको अपने मन की चीज़ों को करने का मौका मिलता है, जहाँ आप अपनी कला के माध्यम से पैसे कमा भी सकते हैं, लोगों को एंटरटेन भी कर सकते हैं, परिवार भी चला सकते हैं और अपने मन का काम करके आप जीवित भी रह सकते हैं। जब आप अपने मन का काम करते हैं, मन का काम होता है, तो आप जिंदा रहते हो। नहीं तो आपकी जीवित मृत्यु होती। जब आपके मन का काम नहीं होता तो आप विचलित रहते हैं और आप परेशान रहते हैं और आपकी सांसें रुक जाती हैं। तो आप सारे कलाकार जिन लोगों को मौका मिलता है, भारतेंदु में जितने भी हैं, जी। कभी उम्मीद, रंगमंच के दौरान फ्रस्ट्रेशन बहुत आता है, जो बेसिक प्रॉब्लम ये होता है, लेकिन उससे हारना नहीं। देखिए वो आपके ट्रेनिंग का पीरियड है, दैट इज़ व्हाट उसको कहते हैं कि आप वो लर्निंग प्रोसेस है, उसमें आप पैसे ढूंढेंगे। इनिशियली पैसे तो मिलते नहीं किसी को, हमको भी 15 साल पैसे नहीं मिले थे। जी। हम भी बिगैर पैसे के काम किए थे। तो जब पैसे के पीछे जो भागता है तो उसको पैसा कभी नहीं मिलता। फिर कला उसके बाद से चली जाती है, क्योंकि माँ सरस्वती, माँ भगवती का वास होता है शरीर में। वो आदमी के अंदर जहाँ भी लालच या किसी महत्वाकांक्षी होता है और उसमें रीजन आउट, तो फिर वहाँ पे वो, मुझे लगता है उसकी कला भी कमज़ोर हो जाती है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और बहुत तो संभालना है आपको, बहुत ध्यान देना है, नशा पानी से बचना है। वो कुछ गलत बातें भी लोग कहते हैं कि गांजा पी लो तो कलाकार लीन हो जाता है, अच्छा परफॉर्म, ये सब झूठी बातें, बकवास बातें, ये सब बेवकूफ़ी है। इससे कोई फोकस नहीं होता। फोकस होता आपका मेडिटेशन से, पूजा पाठ से, अपने स्वयं से बात करने से। एक्टिंग के लिए आपको किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं। एक्टिंग स्वयं में अगर आप बहुत पढ़ लेंगे, पढ़ाई की बहुत ज़रूरत है, कोशिश करना चाहिए, ज़्यादा किताबें पढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि सारे अपने सीनियर कलाकारों का काम देखना चाहिए कि अगर नसीर भाई ने किया, अमिताभ बच्चन ने किया, मिथुन ने किया, संजीव कुमार साहब ने किया, राज कपूर ने किया, गुरुदत्त साहब ने किया, बलराज साहनी जी एक नेचुरल एक्टिंग के बहुत बड़ी स्कूल हैं, पुराने एक्टर हैं बलराज साहनी जी। और कोशिश करना चाहिए हम सब लोगों को रोज़ एक आध फिल्म देखना चाहिए। अगर कलाकार हो, इस विधा में हो, जिस भी विधा में हो आप, भारतेंदु में जो विधा के अंदर हैं आप, संगीत में हैं तो वहाँ पर हैं, डांस में वहाँ पर हैं, क्लासिकल में वहाँ पर हैं, लिख रहे हैं वहाँ पर है, कथा लिख रहे हैं, उसमें आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से बहुत विचार खुलते हैं। बातें करिए, जैसे नसीर भाई हमको बोलते थे कि रवि बातें क्या करो। अगर कोई स्ट्रेंजर भी है, जहाज़ में बैठा है या जहाँ बैठा है, कुछ बातें करने से कुछ न कुछ हर व्यक्ति आपको सिखाता ही है। जी। कॉन्वर्जेशन ऑन रहना चाहिए कलाकार का। कॉन्वर्जेशन, ब्रेन ब्रशअप इसको कहते हैं, ब्रेन ब्रशअप होता रहता है। अपने आप को ऑन रखना है, आंखें खोल के चलना है। और मेरी ज़िंदगी में 600 फिल्मों में मैंने 600 डिफरेंट किरदार किए। जी। और मैं पूरे देश में मुझे प्यार मिल रहा है और मिलता रहेगा जब तक मैं चाहूँगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मिलता रहेगा। क्योंकि मेरे पास, मेरे शरीर में इस वक्त 1000 कलाकार रहते हैं, 1000 किरदार बसते हैं इस वक्त। जी। और वो इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत शार्पली ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन की शक्ति हमेशा ऑन रखता हूँ मैं, वो बटन ऑन रहता है और मुझे पता चलता है। और अगर कोई इंटरेस्टिंग फेस, बॉडी लैंग्वेज मिल जाती है तो उसको अपने फ्लॉपी में पीछे
अननोइंगली नोइंगली वो बैठ जाता है, और जब वो किरदार मेरे सामने आता है तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा ये पुलिस वाले ऐसे था, ये ऐसा था, ये आदमी है, ये पिता ऐसा था, ये भाई ऐसा था, ये गुंडा ऐसा था। जो जो किरदार मैं सोचता रहता था वो मेरे अपने आप सामने आ जाते थे, और मैंने उसको परफॉर्म किया और देश ने प्यार किया, और मुझे फिर पूरा सम्मान मिला, और फिर मुझे एक सुपरस्टार का तमगा मिला। एक अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री लगाई, मेहनत किया उस इंडस्ट्री पे, आज 1 लाख लोगों का परिवार चलता है। मैं और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कलाकार स्वार्थी नहीं हो सकता, कलाकार को सबका सोचना है। अगल बगल में सबका सोचते हैं, एक इंडस्ट्री का सोचते हैं, लोगों का रोज़गार सोचते हैं, अपनी भाषा के लिए लड़ना जानते हैं। पार्लियामेंट में मैं आवाज़ भी उठाया भोजपुरी की कि इसको 8वीं अनुसूची में ले जाओ। कलाकारों की मैंने आवाज़ उठाई जो कि आज तक कभी पार्लियामेंट में कलाकारों के मुद्दे को किसी ने उठाया नहीं था। अब मैं चूंकि सांसद बना हूं, लेकिन मेरी पहचान कलाकार की है और वो रहेगी। बिल्कुल। कलाकार सांसद हमेशा लिखा जाएगा, सुपरस्टार सांसद हमेशा लिखा जाएगा, आजीवन लिखा जाएगा। तो हमको ऐसा लगता है कि कलाकारों की लड़ाई, कलाकारों की बातें, कलाकारों की बहुत सारी परेशानियां, नाटक रंगमंच की परेशानियां बहुत सारी हैं, और उसको आवाज़ उठानी चाहिए। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस बात को सुना भी, हमने उनको चिट्ठी भी लिखी, मैं खुद मिला भी इस बात पर, मैंने उनसे चर्चा भी की। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की कि गोरखपुर में यहाँ पर हम लोग यहाँ पे फिल्म स्टूडियो लगाएं, यहाँ रंगमंच को बढ़ावा दें। उन्होंने यहाँ पर रंगमंच के लिए कुछ प्लेटफॉर्म के लिए पैसे भी दिए, वहाँ स्ट्रक्चर पे काम चल रहा है। कल परसों जाके हम चेक करेंगे उसको भी कि कितना काम बढ़ा है और कब से वहाँ पर हम लोग पहला नाटक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और यही होना चाहिए। सर, अभी जब लोगों को पता चला कि रवि किशन जी आ रहे हैं इस सेशन में, तो उनका एक प्रश्न है। रंगमंच में अमूमन हम अलग अलग भाषाओं पे काम करते हैं, अलग अलग शैली के नाटक होते हैं। आप देश के एकमात्र अभिनेता हैं जिन्होंने देश की जितनी भी प्रमुख और क्षेत्रीय भाषाएं हैं सब में काम किया है। ये समन्वय कैसे बैठाते हैं सर? देखिए, मुझे जब काम हीरो सुपरस्टारडम से कभी कभी मैं बोर हो जाता था कि आना है, डांस करना है, विलन को मारना है, रोना है, माँ बाप की कहानी है। मैं फिर बोर होने लगा। मैं बोला यार एक ही टाइप की चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरी एक्टिंग अगर बिहार, यूपी, नॉर्थ में पसंद की जा रही तो साउथ में भी करनी। जब मुझे वहाँ पे साउथ में मौका मिला और मैंने पहली फिल्म की रेस गुर्रम अल्लू अर्जुन के साथ, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। वो वहाँ से अल्लू अर्जुन का मार्केट बहुत बड़ा हो गया, मेरा डिमांड साउथ इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हो गया। वहाँ पे हम मेन विलन करने लगे। वो लोग चूँकि पैसे भी अच्छे देने लगे, ट्रीटमेंट भी, और रोल बड़ा अलग अलग देते थे मुझे, और अभी भी देते हैं। हमेशा मुझे हर महीने 1-2 साउथ की फिल्म का ऑफर आता है। सायरा रेड्डी में भी आपने किया? हाँ, 250 करोड़ की फिल्म थी, तो हमको 200-300 करोड़ 100 करोड़ के बजट की फिल्म मिलती है जो बड़े बजट की होती है। तो उसमें हमेशा, और मैं बड़ी चुनिंदा फिल्में करता हूँ वहाँ, मेरे मन की फिल्में मेरे टर्म पर करता हूँ। मेरे उनको भी पता है मूडी आदमी है, उस हिसाब से वहाँ पर हम काम करते हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ पर मेरा क्रेज़ है, तो भगवान से ही मनाता था कि मुझे शक्ति दो कि मैं वहाँ पे भी उतना मैडनेस क्रिएट कर दूँ मेरा। और मुझे वहाँ शिवा रेड्डी या मद्दाला शिवा रेड्डी के नाम से जानने लगे। अब वहाँ एक मेरी बहुत बड़ी पहचान होगी। जितना मुझे यहाँ पे लोग घेरते हैं मेरे फैंस, उतने फैंस मुझे आंध्र प्रदेश में भी घेरते हैं, कर्नाटका में भी घेरते हैं, तमिलनाडु में भी। तो एक बहुत बड़ा मेरा वहाँ थॉट यही था कि मुझे हर भाषा की फ़िल्म करनी है। तो मैंने तमिल की, तेलुगु की, कन्नड़ा किया, मलयालम किया, गुजराती फ़िल्म कर रहा हूँ, 2 फिल्म हो गई, मराठी फ़िल्म की मैंने, पंजाबी की, वेब सीरीज़ किया, रियलिटी शोज़ किए। तो मुझे लगता, मैं अपने आप को टेस्ट करता रहता था कि यहाँ देखते हैं मैं कैसे कर पाऊँगा, वेब सीरीज़ करूँगा तो कैसे, बिग बॉस में जाऊँगा तो कैसे करूँगा। एक अपने आप को चेक करते रहना चाहिए हर जगह पे कि हीरो का इमेज है तो विलन में भी मैं उतनी ही पावरफुल इमेज अपनी बनाऊंगा। तो लोगों को मैं हीरो अच्छा लग रहा था, विलन भी, तो एक ऐसा हीरो जिसमें राम भी है, रावण भी है, कृष्ण भी है, सीता भी, अर्धनारेश्वर का भी रूप किया। बुलेट राजा में मैं स्त्री भी बना और सुमेर यादव शूटर भी बना। तो ये टेस्ट करना चाहिए कलाकार मुझे, क्योंकि वो हमेशा एक रेस्टलेसनेस रहती है कलाकार के अंदर, एक विचलित रहता हूँ हमेशा, अभी भी है। अभी मैंने लुक रखा है, दाढ़ी, मुझे क्वारंटाइन
के दौरान ये बढ़ गया 60-70 दिन में। अभी इसमें मैं 2-3 फिल्में करूँगा, यहीं नॉर्थ में गोरखपुर में आसपास में करूँगा शूटिंग। जी जी जी। इस लुक में भी मैं कुछ जनता को एंटरटेन करूँगा। अपनी सेवा भी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी कला को छोड़ूंगा नहीं। कला तो मैं भले साल में 1-2 फिल्म करूँ, लेकिन वो यहीं पे करूँगा गोरखपुर में, ताकि यहाँ लोकल लोगों को रोज़गार भी मिले। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जिस भाषा की फिल्म को छू देते हैं वो बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाती है। भोजपुरी सिनेमा को आपने छुआ तो आपकी फिल्म जलादेव दुनिया तोहरे प्यार में इनको कांस में प्रीमियर किया गया, कान फेस्टिवल। तो ये सर, ये यात्रा की जिस भाषा को लगभग लग रहा था कि वो इंडस्ट्री खत्म सी हो रही है, उसमें आपका इनिशिएटिव और वो कांस में प्रीमियर होना, वो अनुभव कैसा था सर? बड़ा अच्छा रहा। देखिए क्या है कि जब आप मेहनत करते हैं और मेरी टीम मिल गई, मेरे पास कैमरामैन अच्छा था, डायरेक्टर अच्छा था, थॉट अच्छा था, स्क्रीन प्ले, कुछ कलाकार मेरे साथ अगल बगल में अच्छे थे, फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में मेहनत किया जाए और इसको कहीं पहुंचाया जाए। और भगवान फिर साथ देते हैं। जब आप पूरी एनर्जीज एक साथ, सारे पॉजिटिव लोग मिल जाते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को, आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। आपकी टीम होना बहुत ज़रूरी है। मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे साथ भी लोग जुनूनी थे, जो नहीं थे उनको भी जुनूनी बना दिया। जी जी। मेरे पास सबसे बड़ा हथियार है जुनून। मेरे पास जुनून है, उसी के बल पे हम चुनाव भी लड़ गए, वही मेहनत गर्मी में दौड़ दौड़ के। जुनून जहाँ पे भी आप किसी भी इसमें आप जुनून, पैशन डाल दो, ईमानदारी डाल दो, वो कुछ बहुत सुंदर सा उसका रिज़ल्ट आना ही है। और ये सब जितने भी परिणाम हैं मेरे नाम के साथ, जो भी है मेरी हिस्ट्री है, जो एक इतिहास है मेरे नाम का, उसके पीछे बहुत सारा जुनून है, पैशन है, सच्चाई है, मेरी ईमानदारी है अपने काम के प्रति, दिन रात की सही सेवा है। मेरे शरीर में बहुत सारे एक्सीडेंट, मेरी सारे शरीर की हड्डियां टूटी हुई हैं। मैं बहुत बार, मेरे पर गाड़ी गिर गई, ट्रक ने उड़ा दिया मुझे, जीप के नीचे में कुचला गया। हाँ, बहुत। मैं 6-7 बार मौत के मुंह से बाहर आया। सर, ये रंगकर्मी साथी ये जानना चाहते हैं कि आप इतने सारे काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सर, आपने सिनेमा भी किया, आपने टीवी सीरियल्स भी किए, आपने होस्ट भी किया, आप बिग बॉस में भी गए, आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। इतनी सारी चीजें सर कैसे मैनेज करते हैं? टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप प्लीज कुछ बता पाएं। सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, कंट्रोल करता हूँ, 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, नहीं तो आधा घंटा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। फिर मुझे लगता है जो समय दिया है वो काम करना चाहिए, फिर मैं उसमें लीन हो जाता हूँ। भाषा पे पकड़ पे क्या कहेंगे सर? आपकी भाषा के सभी कायल हैं। हिंदी भाषा। हाँ, हिंदी भाषा पता नहीं, कोशिश रहती है मुझे। बहुत सारे बम्बैया भी आती है, उर्दू भी बोलता हूँ, तेलुगु भी बोलता हूँ, 8-9 भाषा बोलता हूँ। भाषा सीखने का शौक़ रहा मुझे। भोजपुरी बोलता हूँ, बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ मैं। और भाषा जो नहीं भी बोल पाता, समझता सब भाषाओं को। फ्रेंच अभी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर्शियन लैंग्वेज, फारसी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ शब्दों को उठा रहा हूँ। जी जी। निरंतर आपको अपने ब्रेन को काम देते रहना चाहिए। जब जैसे उम्र होने लगती है, जैसे आप बड़े होने लगते हैं, तो आपके ब्रेन का इस्तेमाल होता रहता है, तो उसको आपको जॉब देते रहना है। ब्रेन को हमेशा कुछ न कुछ आपको निरंतर ऑन रखना है, नहीं तो क्या वो शांत होने लगता है। तो आपको अपने आप को जीवित रखना है, अपने सारे इंस्ट्रूमेंट शरीर के जो हैं उसको आपको हमेशा अलाइव रखना है। तो आपको स्वयं को बहुत सारे एनर्जीज़ देना होगा, स्वयंभू बनना पड़ता है, स्वयं को जलाना पड़ता है। आपको कोई जलाएगा नहीं, ना बगल का कलाकार, ना कोई दोस्त, ना साथी, ना परिवार। आपको स्वयं को जलाना होगा और स्वयंभू बनना होगा, तो ही आप एक नाम करेंगे। और यही सोच के करना है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी जिस दिन मृत्यु होगी और उस दिन देश या बगल मेरा ज़िला या मेरा नेबर या मेरी लेन या गली जहाँ रहता हूँ या मेरा मोहल्ला नहीं जाना, तो फिर बहुत बेकार हो जाता है। आपकी जिस दिन आपने सोच लिया कि मेरी मृत्यु होगी और लोग जान गए कि आज मेरी मृत्यु होगी, तो आपका धरती पे आना सार्थक होता है। वो जनवाने की लड़ाई हर कलाकार को करनी कि ऐसा कुछ बने कि मेरे बारे में लिखा जाए कि आज ये नहीं रहे। निश्चित तौर पे सर, आप जब भी लखनऊ आते हैं, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ज़रूर आते हैं, अपना समय देते हैं। एक नई पीढ़ी जो तैयार हो रही है सर अभिनेताओं की, उनको लगातार आपका समर्थन मिलता है। आपकी जो यात्रा रही है वो आप साझा करते हैं उनसे। जो नई खेप निकल रही है सर, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें, क्योंकि वो भी मुंबई की ओर शायद अग्रसित हों? मैं ये कहूँगा, मुंबई तो नहीं आइए आप लोग, सब लोगों को बोलूँगा लखनऊ में रहिए, क्योंकि लखनऊ में आने वाला समय बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और बहुत होगा, दिल्ली जाइए, रंगमंच करिए,
सारे मुंबई वाले तो अभी लखनऊ आ रहे हैं। आप लोग मुंबई जाने का सपना छोड़ दें, मुंबई में 10 लाख स्ट्रगलर हैं, बहुत खर्चा होता है, रेंट, किराया। मुंबई बहुत महंगा शहर है और विश्व के महंगे शहरों में मुंबई का बहुत बड़ा नाम है। तो वो बड़ा अननेसेसरी, परिवार को भी आप टॉर्चर करोगे, स्वयं को भी करोगे। कोशिश करो कि जहाँ रहो अपने आप को इतना इधर मांझ दो कि सारे लोग आपको आके लेके जाएं, आप वहाँ ना जाएं। तो मैं तो राय दूंगा कि आप जहाँ हैं आप वहाँ पे ही भारतेंदु, इतना अच्छा मंच है, इतनी अच्छी छत मिली है, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं। अगर आप उससे जुड़ गए, आपको वहाँ एडमिशन मिल गया, तो आप अपने आप को झोंक के वहीं तराशें, लेकिन रोज़ रात को पढ़ाई करें। आप रोज़ मतलब फालतू समय ज़ाया ना करें, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, ये 10-15 दिन में, महीने में एक बार हो, ये सब बेकार टाइम वेस्ट है, स्टुपिडिटी है। मोस्टली पढ़ो, अगर दोस्त के साथ भी बैठे हो तो सिनेमा की बात करो, कलाकारों की बात करो, रंगमंच की बात करो, टाइम वेस्ट मत करो। कसरत करो, एक्सरसाइज करो, शरीर पे ध्यान दो, योग करो, एक्रोबाइट्स करो, डांस करो। ये विधा में बहुत सारे गुण हैं, हर जगह पे अपने आप को ट्रेन करो। फालतूगिरी नहीं करना कि दोस्ती यारी भटक रहे हो फालतू, ये सब स्टुपिडिटी है, सब नहीं करना। सर, आपके 1 वर्ष के छोटे से कार्यकाल में आपने संसद में इतने सारे प्रश्न सर कलाकारों के लिए उठाए हैं। हम उम्मीद करें सर बहुत जल्दी हब बनने वाला है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जी, बहुत जल्दी होगा। और मैं भारतेंदु के सभी कलाकारों को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। आप लोग बहुत आगे बढ़ें। और ये इंटरव्यू मैं जल्दी देता नहीं, अपने बारे में बताता नहीं, लेकिन भारतेंदु ये चूँकि छात्र हैं और सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग बहुत बढ़िया से आगे बढ़ें, अपने प्रदेश का नाम करें। आप लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम होगा, हमारा नाम होगा अगर आप लोग बढ़ते हैं कि भाई देखो आपके उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, ऑफिस के माँ बाप आपके ऑफिस में सरकारी काम करते होंगे, जो भी है आप लोग, आप छोटे बड़े जैसे भी हैं, अपने समय का वेस्ट ना करें, माँ बाप के पैसों का वेस्ट ना करें, अपनी ज़िंदगी को बहुत इम्पोर्टेंट दें। ज़रूरी नहीं कि अभी तो आप देख रहे हैं नवाजुद्दीन छोटे से ही हैं, राजपाल छोटे से हैं, इतना नाम कर दिए। तो मैं भी कोई ग्रीक गॉड नहीं हूँ, मैं भी ऑर्डिनरी सा दिखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्व जानता है। तो ऐसा लुक्स भी मैटर नहीं करता, फिटनेस ज़रूरी है, ब्रेन में पॉजिटिविटी बस ज़रूरी है कलाकार के लिए, स्वयं पे विश्वास, अपना एक स्वाभिमान ज़रूरी है। तभी हम कहते हैं कि वो ज़िंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, इसीलिए बोले थे कि जिसके मतलब पैसे कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप का एक एटीट्यूड ऑन रखिए, अपना एटीट्यूड ऑन रखिएगा और अब नो लुकिंग बैक। और आप लोग बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास इतनी अच्छी स्कूल है, इसको भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहते हैं, और बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गो हेड। फिर आप लोग आपके जीवन में और जहाँ कहीं मदद होगी तो हम तो हैं ही आप लोगों के लिए। सर, भारतेंदु नाट्य अकादमी के निदेशक श्री रमेश चंद गुप्ता जी के इस आमंत्रण को स्वीकार करके आपने रंग समागम कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। रंग समागम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।